मैं तो जब कभी बेगम जान के पास बैठती यही देखती कि अब उसके हाथ कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। गर्मी जाड़े बेगम जान हैदराबादी जाली कारगे के कुर्ते पहनती, गहरे रंग के पजामे और सफ़ेद झाग से कुर्ते, और पंखा भी चलता हो फिर भी वो हल्की धुलाई ज़रूर जिस्म पर ढके रहती थी। उन्हें जाड़ा बहुत पसंद था। जाड़े में मुझे उनके यहाँ अच्छा मालूम होता। वो हिलती डुलती बहुत कम थी, कालीन पर लेटी हैं, पीठ खुज रही है, खुश्क मेवे चबा रही हैं और बस रब्बों से दूसरी सारी नौकरानियाँ खार खाती थीं। चुड़ैल बेगम जान के साथ खाती, साथ उठती बैठती और माशाअल्लाह साथ ही सोती थी। रब्बो और बेगम जान आम जलसों और मजमुओं की दिलचस्प गुफ्तगू का मौजू थी। जहाँ उन दोनों का जिक्र आया और कह कहे उठे, लोग न जाने क्या क्या चुटकुले गरीब पर उड़ाते, मगर वो दुनिया में किसी से मिलती ही न थी। वहाँ तो बस वो थी और उनकी खुजली। मैंने कहा कि उस वक्त मैं काफ़ी छोटी थी और बेगम जान पर फिदा। वो भी मुझे बहुत प्यार करती थी। इत्तेफाक से अम्मा आगरे गईं। उन्हें मालूम था कि अकेले घर में भाइयों से मार कुटाई होगी, मारी मारी फिरूंगी, इसलिए वो हफ्ता भर के लिए बेगम जान के पास छोड़कर चली गई। मैं भी खुश और बेगम जान भी खुश। आखिर को अम्मा की भाभी बनी हुई थी। सवाल ये उठा कि मैं सोऊं कहाँ। कुदरती तौर पर बेगम जान के कमरे में, लिहाजा मेरे लिए भी उनके छपरखट से लगाकर छोटी सी पलंगड़ी डाल दी गई। 10-11 बजे तक तो बातें करते रहे। मैं और बेगम जान चांस खेलते रहे और फिर मैं सोने के लिए अपने पलंग पर चली गई। और जब मैं सोई तो रब्बो वैसी ही बैठी उनकी पीठ खुजा रही थी, भंगन कहीं की। मैंने सोचा। रात को एकदम से मेरी आँख खुली तो मुझे अजीब तरह का डर लगने लगा। कमरे में खूब अंधेरा और उस अंधेरे में बेगम जान का लिहाफ ऐसे हिल रहा था जैसे उसमें हाथी बंद हो। बेगम जान, मैंने डरी हुई आवाज़ निकाली। हाथी हिलना बंद हो गया, लिहाफ नीचे दब गया। क्या है, सो जाओ, बेगम जान ने कहीं से आवाज़ दी। डर लग रहा है, मैंने चूहे की सी आवाज़ में कहा। सो जाओ, डर की क्या बात है, आयतल कुर्सी पढ़ लो। अच्छा। मैंने जल्दी जल्दी आयतल कुर्सी पढ़ी, मगर यालूम माबीन पर हर दफ़ा आकर अटक गई। हालांकि मुझे वक्त पूरी आयत याद है। तुम्हारे पास आ जाऊं बेगम जान? नहीं बेटी, सो रहो, ज़रा सख्ती से कहा। और फिर 2 आदमियों के घुसर पुसर करने की आवाज़ सुनाई देने लगी। हाय रे, ये दूसरा कौन? मैं और भी डरी। बेगम जान, चोर वोर तो नहीं? सो जाओ बेटा, कैसा चोर? रब्बो की आवाज़ आई। मैं जल्दी से लिहाफ में मुंह डालकर सो गई। सुबह मेरे जहन में रात के खौफनाक नज़ारे का ख्याल भी ना रहा। मैं हमेशा की वहमी हूँ। रात को डरना, उठ उठ कर भागना और बड़बड़ाना तो बचपन में रोज़ ही होता था। सब तो कहते थे मुझ पर भूतों का साया है, लिहाजा मुझे ख्याल भी ना रहा। सुबह को लिहाफ बिल्कुल मासूम नज़र आ रहा था। मगर दूसरी रात मेरी आँख खुली तो रब्बो और बेगम जान में कुछ झगड़ा बड़ी खामोशी से छपरकट पर ही तय हो रहा था। और मेरी खाक समझ में ना आया कि क्या फैसला हुआ। रब्बो हिचकियाँ लेकर रोई, फिर बिल्ली की तरह सपट सपट रकाबी चाटने जैसी आवाज़ें आने लगी। मैं तो घबराकर सो गई। आज रब्बो अपने बेटे से मिलने गई हुई थी। वो बड़ा झगड़ालू था। बहुत कुछ बेगम जान ने किया, उसे दुकान कराई, गांव में लगाया, मगर वो किसी तरह मानता ही ना था। नवाब साहब के यहाँ कुछ दिन रहा, खूब जोड़े बागे भी बने, पर न जाने क्यों ऐसा भागा कि रब्बो से मिलने भी ना आता। लिहाजा रब्बो ने ही अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ उससे मिलने गई। बेगम जान ना जाने देती, मगर रब्बो भी मजबूर हो गई। सारा दिन बेगम जान परेशान रही। उनका जोड़ जोड़ टूटता रहा। किसी का छूना भी उन्हें न भाता था। उन्होंने खाना भी ना खाया और सारे दिन उदास पड़ी रही। मैं खुजा दूँ बेगम जान? मैंने बड़े शौक से ताश के पत्ते बांटते हुए कहा। बेगम जान मुझे गौर से देखने लगी। मैं खुजा दूँ? सच कहती हूँ। मैंने ताश रख दिए। मैं थोड़ी देर तक खुजाती रही और बेगम जान चुपकी लेटी रही। दूसरे दिन रब्बो को आना था, मगर वो आज भी गायब थी। बेगम जान का मिजाज चिड़चिड़ा होता गया। चाय पी पी कर उन्होंने सर में दर्द कर लिया। मैं फिर खुजाने लगी। उनकी पीठ चिकनी मेज़ की तख्ती जैसी पीठ। मैं हौले हौले खुजाती रही। उनका काम करने से कैसी खुशी होती थी। ज़रा ज़ोर से खुजाओ, बंद खोल दो, बेगम जान बोली। इधर है, ज़रा शाने से नीचे। हाँ, वाह भाई वाह, हाँ हाँ। वो सुरूर में ठंडी ठंडी सांसें लेकर इत्मीनान जाहिर करने लगी। और इधर बेगम जान का हाथ खूब जा सकता था,
मगर वो मुझसे ही खुजवा रही थी और मुझे उल्टा फख्र हो रहा था। यहाँ ओई तुम तो गुदगुदी करती हो, वाह। वो हंसी। मैं बातें भी कर रही थी और खुजा भी रही थी। तुम्हें कल बाजार भेजूंगी, क्या लोगी? वही सोती जागती गुड़िया? नहीं बेगम जान, मैं तो गुड़िया नहीं लेती। क्या बच्चा हूँ अब मैं? बच्चा नहीं तो क्या बूढ़ी हो गई? वो हंसी। गुड़िया नहीं तो बनवा लेना कपड़े, पहनना खुद, मैं दूंगी तुम्हें बहुत से कपड़े। सुना? उन्होंने करवट ली। अच्छा, मैंने जवाब दिया। इधर। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर जहाँ खुजली हो रही थी रख दिया। जहाँ उन्हें खुजली मालूम होती वहाँ मेरा हाथ रख देती और मैं बेख्याली में बबुआ के ध्यान में डूबी मशीन की तरह खुजाती रही और वो मुतवातिर बातें करती रही। सुनो तो, तुम्हारी फ्रॉकें कम हो गई हैं, कल दर्जी को दे दूंगी कि नई सिलाई। तुम्हारी अम्मा कपड़ा दे गई हैं। वो लाल कपड़े की नहीं बनवाऊंगी, चमारों जैसा है। मैं बकवास कर रही थी और हाथ न जाने कहाँ से कहाँ जा पहुँचा, बातों बातों में मुझे मालूम भी ना हुआ। बेगम जान तो चुप लेटी थी। अरे, मैंने जल्दी से हाथ खींच लिया। ओई लड़की, देखकर नहीं खुजाती, मेरी पसलियाँ नोचे डालती है। बेगम जान शरारत से मुस्कुराई और मैं झेप गई। इधर आकर मेरे पास लेट जा। उन्होंने मुझे बाजू पर सिर रखकर लिटा दिया। अब है कितनी सूख रही है, पसलियाँ निकल रही हैं। उन्होंने मेरी पसलियाँ गिननी शुरू कर दी। ओह, मैं भुनभुनाई। ओई, तो क्या मैं खा जाऊंगी? कैसा तंग स्वेटर बना है, गरम बनियान भी नहीं पहना तुमने। मैं कुलबुलाने लगी। कितनी पसलियाँ होती हैं? उन्होंने बात बदली। एक तरफ 9 और दूसरी तरफ 10। मैंने स्कूल में याद की हुई हाइजीन की मदद ली, वो भी उठपटांग। हटाओ तो हाथ। हाँ, 1 2 3। मेरा दिल चाहा किसी तरह भागूं और उन्होंने जोर से भींच लिया। मैं मचल गई। बेगम जान जोर जोर से हंसने लगी। अब भी जब कभी मैं उनका उस वक्त का चेहरा याद करती हूँ तो दिल घबराने लगता है। उनकी आंखों के पपोटे और वजनी हो गए। ऊपर के होंठ पर स्याही घिरी हुई थी। बावजूद सर्दी के पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें होंठों और नाक पर चमक रही थी। उनके हाथ ठंडे थे मगर नरम नरम, जैसे उन पर की खाल उतर गई हो। उन्होंने शॉल उतार दी थी और कारगे के महीन कुर्ते में उनका जिस्म आटे की लोई की तरह चमक रहा था। भारी जड़ाऊ सोने के बटन गरेबान के एक तरफ झूल रहे थे। शाम हो गई थी और कमरे में अंधेरा घुप हो रहा था। मुझे एक नामालूम डर से दहशत सी होने लगी। बेगम जान की गहरी गहरी आंखें। मैं रोने लगी दिल में। वो मुझे एक मिट्टी के खिलौने की तरह भींच रही थी। उनके गरम गरम जिस्म से मेरा दिल बौलाने लगा, मगर उन पर तो जैसे कोई भूतना सवार था और मेरे दिमाग का ये हाल कि ना चीखा जाए और ना रो सकूं। थोड़ी देर के बाद वो पस्त होकर निढाल लेट गई। उनका चेहरा फीका और बदरौनक हो गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। मैं समझी कि अब मरी ये और वहाँ से उठकर सरपट भागी बाहर। शुक्र है कि रब्बो रात को आ गई और मैं डरी हुई जल्दी से लिहाफ ओढ़ सो गई। मगर नींद कहाँ, चुप घंटों पड़ी रही। अम्मा किसी तरह आ ही नहीं रही थी। बेगम जान से मुझे ऐसा डर लगता था कि मैं सारा दिन मामाओं के पास बैठी रहती, मगर उनके कमरे में कदम रखते ही दम निकलता था। और कहती किससे, और कहती ही क्या कि बेगम जान से डर लगता है। तो ये बेगम जान मेरे ऊपर जान छिड़कती थी। आज रब्बो में और बेगम जान में फिर से अनबन हो गई। मेरी किस्मत की खराबी कहिए या कुछ और, मुझे उन दोनों की ही अनबन से डर लगा, क्योंकि फौरन ही बेगम जान को ख्याल आया कि मैं बाहर सर्दी में घूम रही हूँ और मरूंगी निमोनिया से। लड़की, क्या मेरा सिर मुड़वाएगी जो कुछ हवा हो गया और आफत आएगी। उन्होंने मुझे पास बैठा लिया। वो खुद मुँह हाथ सिलपची में धो रही थी। चाय तिपाई पर रखी थी। चाय तो बनाओ, एक प्याली मुझे भी देना। वो तौलिए से मुँह खुश करके बोली। मैं ज़रा कपड़े बदल लूँ। वो कपड़े बदलती रही और मैं चाय पीती रही। बेगम जान नाइन से पीठ मलवाते वक्त अगर मुझे किसी काम से बुलाती तो मैं गर्दन मोड़े मोड़े जाती और वापस भाग आती। अब जो उन्होंने कपड़े बदले तो मेरा दिल उलटने लगा। मुंह मोड़े ही मैं चाय पीती रही। हाय अम्मा, मेरे दिल ने बेकसी से पुकारा। आखिर ऐसा मैं भाइयों से क्या लड़ती हूँ जो तुम मेरी मुसीबत। अम्मा को हमेशा से मेरे लड़कों के साथ खेलना नापसंद है। कहो भला, लड़के क्या शेर चीते हैं जो निगल जाएंगे उनकी लाडली को। और लड़के भी कौन, खुद भाई और 2-4 सड़े सड़ाए ज़रा ज़रा से उसके दोस्त। मगर नहीं, वो तो औरत ज़ात को 7 तालों में रखने की कायल, और यहाँ बेगम जान की वो दहशत कि दुनिया भर के गुंडों से नहीं। बस चलता तो उस वक्त सड़क पर भाग जाती, पर वहाँ ना टिकती। मगर लाचार थी, मजबूरन कलेजे पर पत्थर रखे बैठी रही। कपड़े बदले, 16 सिंगार हुए और गरम गरम खुशबुओं के अतर ने और भी उन्हें अंगार बना दिया।
और वो चली मुझ पर लाड़ उतारने। घर जाऊंगी, मैंने उनकी हर राय के जवाब में कहा, रोने लगी। मेरे पास तो आओ, मैं तुम्हें बाजार ले चलूंगी। अरे सुनो तो। मगर मैं खली की तरफ फैल गई। सारे खिलौने मिठाइयाँ एक तरफ और घर जाने की रट एक तरफ। वहाँ भैया मारेंगे चुड़ैल, उन्होंने प्यार से मुझे थप्पड़ लगाया। पड़े मारे भैया, मैंने दिल में सोचा, और रूठी और अकड़ी बैठी रही। कच्ची अम्मियाँ खट्टी होती हैं बेगम जान, जली कटी रब्बों ने राय दी। और फिर उसके बाद बेगम जान को दौरा पड़ गया। सोने का हार जो वो थोड़ी देर पहले मुझे पहना रही थी, टुकड़े टुकड़े हो गया। महीन जाली का दुपट्टा तार तार, और वो मांग जो मैंने कभी बिगड़ी ना देखी थी, झाड़ झंखाड़ हो गई। ओ ओ ओ ओ ओ, वो झटके ले लेकर चिल्लाने लगी। मैं रपटी बाहर। बड़े जतनों से बेगम जान को होश आया। जब मैं सोने के लिए कमरे में दबे पैर जाकर झांकी तो रब्बो उनकी कमर से लगी जिस्म दबा रही थी। जूती उतार दो, उसने उनकी पसलियां खुजाते हुए कहा, और मैं चूहिया की तरफ लिहाफ में दुबक गई। सरसर फटखच। बेगम जान का लिहाफ अंधेरे में फिर हाथी की तरह झूम रहा था। अल्लाह, मैंने मरी हुई आवाज़ निकाली। लिहाफ में हाथी फुदका और बैठ गया। मैं भी चुप हो गई। हाथी ने फिर लोट मचाई। मेरा रुआ रुआ कांपा। आज मैंने दिल में ठान लिया कि ज़रूर हिम्मत करके सिरहाने का लगा हुआ बल्ब जला दूं। हाथी फिर फड़फड़ा रहा था और जैसे उकड़ूं बैठने की कोशिश कर रहा था। चपड़ चपड़ कुछ खाने की आवाज़ें आईं, जैसे कोई मज़ेदार चटनी चख रहा हो। अब मैं समझी, ये बेगम जान ने आज कुछ नहीं खाया, और रब्बो मुई तो है सदा की चट्टू, ज़रूर ये तल मार उड़ा रही है। मैंने नथुने फुलाकर सूसू कर हवा को सूंघा, मगर सिवाय अतर, संदल और हिना की गरम गरम खुशबू के कुछ ना महसूस हुआ। लिहाफ फिर उमड़ना शुरू हुआ। मैंने बहुतेरा चाहा कि चुपकी पड़ी रहूं, मगर उस लिहाफ ने तो ऐसी अजीब अजीब शक्लें बनानी शुरू की कि मैं लरज गई। मालूम होता था गो गो करके कोई बड़ा सा मेंढक फूल रहा है और वो छल कर मेरे ऊपर आएगा। आना अम्मा, मैं हिम्मत करके गुनगुनाई, मगर वहाँ कुछ सुनवाई ना हुई और लिहाफ मेरे दिमाग में घुसकर फूलना शुरू हुआ। मैंने डरते डरते पलंग की दूसरी तरफ पैर उतारे और टटोल कर बिजली का बटन दबाया। हाथी ने लिहाफ के नीचे कलाबाजी लगाई और पिचक गया। कलाबाजी लगाने में लिहाफ का कोना फुट भर उठा। अल्लाह, मैं गड़प से अपने बिछौने में।